बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हेलो एरिन बनाने की विधि पढ़ रहे थे और उसी हेलो एरिन को बनाने के क्रम में आज हम लोग हंस डीकर अभिक्रिया, जो आपको पता है कि एलिफेटिक कंपाउंड में आप पढ़ चुके हैं, तो आज एरोमेटिक कंपाउंड में भी हम हंस डीकर अभिक्रिया को पढ़ेंगे। तो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण था, यहाँ पर चूँकि एरोमेटिक कंपाउंड है इसीलिए बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे और सेम कंडीशन से हम लोग हेलो बेरिन ये ब्रोमो बेंजीन या ब्रोमो एरिन का निर्माण करेंगे। तो हंस डीकर अभिक्रिया, हंस डीकर अभिक्रिया में आप क्या कीजिएगा, तो सिल्वर लवण लीजिएगा बेंजोइक अम्ल का। हंस डीकर अभिक्रिया हम लोग एलिफेटिक में भी पढ़े हैं और इसमें क्या करना है कि हम लोगों को ब्रोमो बेंजीन या ब्रोमो एरिन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे और ब्रोमीन के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के माध्यम में। तो इस रिएक्शन को देखें, बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण। तो बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण को बनाने के लिए आपको पहले बेंजोइक अम्ल बनाना पड़ेगा। तो आप बेंजीन रिंग पहले बना लीजिए, बेंजीन रिंग बना लीजिए। इसमें अगर आप COOH जोड़ते हैं तो ये आपका हो गया बेंजोइक अम्ल। अब आपको पता है कि यहाँ से जैसे ही आप H हटाइएगा तो इसका वैलेंसी 1 हो गया। अब सिल्वर का वैलेंसी 1, तो सिल्वर अगर यहाँ पर दे देते हैं तो ये हो गया बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण। ये हो गया आपका बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण। और इस बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया आप किसके साथ करवा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ। ये कौन सा अभिक्रिया है, हंस डीकर अभिक्रिया। आप क्या बनाने सीख रहे हैं, तो ब्रोमो एरिन या ब्रोमो बेंजीन। तो इसमें क्या करना है, किसके माध्यम में, तो जिसके माध्यम में या जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है उसको हम लोग तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, तीर चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर आप रिंग बना लीजिए ब्रोमो बेंजीन या ब्रोमो एरिन, ये आपका हेलो एरिन बन जाएगा। बेंजीन रिंग बना करके Br जोड़ दीजिए, ये हो गया ब्रोमो बेंजीन। कल भी आपने सीखा था आइडो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, तो बेंजीन रिंग में इसको जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ के रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, ये ब्रोमीन यहाँ पर आया, तो अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, देखिए COO, इससे क्या बन जाएगा CO2 लीजिए, यहाँ का Ag और यहाँ का Br, तो क्या बन जाएगा AgBr और AgBr दैट मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपका हंस डीकर अभिक्रिया है, हेलो एरिन अभी आपने क्या किया, बनाया। अब क्या कीजिएगा, आप रेसिंग प्रोसेस में आप बनाते हैं क्लोरो बेंजीन अभी आप बनाइएगा और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, रेसिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, क्लोरो बेंजीन को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो बेंजीन का वाष्प लेंगे, बेंजीन का वाष्प लेंगे। आपको पता है फिगर, बेंजीन रिंग आप बना लीजिए C6H6, ये जान रहे हैं। बेंजीन का संरचना भी आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है। ये हो गया बेंजीन, ये वेपर फेज में रहता है, वाष्प प्रवस्था में रहता है। ये बेंजीन ले लिए, ये हो गया आपका बेंजीन। अब इस बेंजीन को किसके साथ, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिए, और किसको, हवा में किस चीज़ को, ऑक्सीजन, ये ले लिए हवा।
के ऑक्सीजन को और जिस किसी का भी उपस्थिति रहता है उसको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड को लिए और गर्म करते हैं तो गर्म का सिंबल क्या सिखाया गया, डेल्टा साइन। तो यहाँ पर क्या दे देंगे, डेल्टा साइन दे दिए। अब ये जान लीजिए कि इससे आपको क्लोरोबेंजीन व्यापक पैमाने पर प्राप्त होता है। ये औद्योगिक विधि है क्लोरोबेंजीन को बनाने का। तो क्लोरोबेंजीन को इससे व्यापक पैमाने पर बनाया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आप कैसे लिखिएगा, तो बेंजीन रिंग बना के भी तुरंत सिखाया गया, कॉन्सेप्ट दिया गया। बेंजीन रिंग बना के क्या जोड़ देना है, Cl। क्या बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। ये आपका मुख्य प्रोडक्ट हो, ये क्लोरोबेंजीन जो आपने बनाया ये आपका मुख्य प्रोडक्ट है। और इस विधि के द्वारा हम औद्योगिक विधि से क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं इस विधि के द्वारा। और साइड कंपाउंड आप बनाना चाहते हैं तो साइड कंपाउंड आप कैसे बनाइएगा, गौर से देखिए। यहाँ से आपने किसको हटाया होगा, H को, तब तो Cl दिया ना। तो यहाँ से H को हटाया, ये H और Cl क्या बना लेगा, HCl। और क्या बन जाएगा, देखिए एक H और ऑक्सीजन 2 क्या बन सकता है, और H2O। तो ये साइड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य आपका क्या मायने रखता है, ये क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन आप प्राप्त करते हैं। तो एक मिनट यहाँ देखिए, रिएक्शन को थोड़ा सा फिर से समझिए। यहाँ से H हटाया गया, एक H मेरे पास पहले से है, यहाँ का Cl गया, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ HCl नहीं फॉर्म होगा। गौर से देखा जाए, यहाँ से H हटा, यहाँ का H, 2H हुआ, एक Cl तो वहीं पर चला गया, ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O। तो यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा H2O और आपने क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की कौन सी विधि थी, तो रेसिंग विधि, रेसिंग प्रोसेस से आपने बनाया। इस विधि के द्वारा औद्योगिक स्तर पर क्लोरोबेंजीन को बनाया जाता है, क्लोरोबेंजीन को प्राप्त किया जाता है। अब आप हेलोएरिन के कुछ भौतिक गुण को सुनिएगा। तो हेलोएरिन का जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो इसका भी फिजिकल प्रॉपर्टी हेलोएल्केन के प्रॉपर्टी से मिलता है। अब हेलोएल्केन का जो कार्बन है और हेलोएरिन का अगर कार्बन है और अगर दोनों का संख्या बराबर है, कहने का क्या तात्पर्य है, हेलोएल्किन का आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है, हेलोएल्किन में कार्बन परमाणु की संख्या और हेलोबेंजीन में अगर कार्बन परमाणु की संख्या समान हो तो वैसी कंडीशन में आप क्या दिमाग में रखिएगा, वैसे कंडीशन में आप दिमाग में रखिएगा कि दोनों का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा, समान होगा। किसका किसका, हेलोएल्केन का और हेलोएरिन का। कब, जब दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाए, समान। दूसरा चीज क्या दिमाग में रखिएगा कि हेलोएरिन है। अब हेलोएरिन में अगर एरिन समान हो तो आप क्या देखिएगा कि जो उसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसका जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर एरिल समूह समान हो तो उसमें जो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जोड़िएगा तो उसके आकार में वृद्धि के साथ साथ इसके क्वथनांक में और द्रव्यनांक में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसके ऑर्डर को आप कैसे सजा सकते हैं। देखिए ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, इसमें आपने ये सब जगह समान कर लेते हैं, अभी एक जैसा कर लेते हैं। ये हो गया कि समान एरिन, ये हो गया समान एरिन, इसका मतलब एरिन अभी एक जैसा है, एरिन अभी एक जैसा है, अभी एरिन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब
आपको पता है कि इसमें जो फ्लोरीन जोड़ते हैं, क्लोरीन जोड़ते हैं, ब्रोमीन जोड़ते हैं, आयोडीन जो ऐसे जोड़ते हैं, ये जो जोड़े तो ये परमाणु संख्या इसका 9, इसका 17, इसका 35, इसका 53, तो क्या हो रहा है, परमाणु संख्या बढ़ रहा है। परमाणु संख्या किसका बढ़ रहा है, जो आप इसमें सब्स्टिट्यूएंट डाले हैं। तो इसके परमाणु संख्या में अगर वृद्धि होगा तो इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होगा। कहने का मतलब है कि ऑर्डर कैसा हो जाएगा, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रहा है आकार भी बढ़ रहा है, और आकार बढ़ेगा तो फिर उसके द्रव्यनांक और क्वथनांक में भी क्या होगी, वृद्धि होगा। और इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यही समान रहता, माने सब में फ्लोरीन ही रहता, तो फिर जो ये एरिन है, एरिन जिसमें ज़्यादा रहता, कहने का मतलब है जिस एरिन में ज़्यादा कार्बन परमाणु रहता उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक अधिक होता। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एरिन समान हो, माने बेंजीन रिंग में कार्बन बराबर हो, तो ये जो आपका हेलोजन है, तो हेलोजन ये हो गया हेलोजन, ये चारों हेलोजन हो गया। तो हेलोजन के आकार में, परमाणविक आकार में वृद्धि के साथ साथ इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक में वृद्धि होता है। और इसके अपोजिट को भी ले सकते हैं कि यही सेम हो, मतलब सब में क्लोरीन तो क्लोरीन, सब में ब्रोमीन तो ब्रोमीन, सब में फ्लोरीन तो फ्लोरीन, फिर जो एरिन जिसमें ज़्यादा होगा, जिसमें कार्बन परमाणु ज़्यादा होगा, उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। अब थोड़ा सा आप अलग चीज़ का कॉन्सेप्ट लीजिए। क्या चीज़ का कॉन्सेप्ट, तो आपको प्रीवियस क्लास में, पहले के क्लास में बताया गया है आर्थो, मेटा, पैरा। तो उस कंडीशन में आपने ये देखा होगा, यही है आइसोमेरिक। और डाई हेलो बेंजीन अभी देखिएगा, तो इसका बीपी तो लगभग समान होता है, लेकिन जो एमपी होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वह पैरा वाले का अधिक संमितता के कारण आर्थो और मेटा वाला से ज़्यादा होता है। इसको कैसे देख सकते हैं, तो देखिए हम बना रहे हैं हेलो बेंजीन, तो अभी होगा डाई का चर्चा। डाई का चर्चा, इसका मतलब मान लीजिए ये 1 पोजीशन है, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अगर हेलोजन यहाँ पर है और हेलोजन अगर यहाँ पर है, तो अभी हेलोजन कहाँ पर है, 1 और 2 पर। कहने का मतलब क्या है, इस पोजीशन को क्या नाम देते हैं, आर्थो। ये हो गया आर्थो। अब गौर कीजिए, अगर ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग हुआ, अगर ये फर्स्ट पोजीशन पर हेलोजन है और एक रहता थर्ड पे, ये 1, 2, 3। आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया कि आप एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से मूव कर सकते हैं। कहने का मतलब इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। तो ये हुआ 3, ये 4, 5, 6। अगर यहाँ रहता, ऐसे रहता है हेलोजन, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, इसी का नाम है मेटा। तो ये हो गया मेटा पोजीशन, ये हो गया आर्थो पोजीशन। ये कंप्लीटली सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन पैरा का देखिए, पैरा में अधिक सममितता होती है, अधिक सिमेट्रिकल होता है पैरा का पोजीशन। और पैरा का पोजीशन कहाँ होगा, 1 पे और 4 पे। किधर से भी लीजिए, 1 पे और 4 पे। अब मान लीजिए हेलोजन यहाँ है, हेलोजन यहाँ है, ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन हो गया आपका पैरा। तो पैरा वाले का जो होगा एमपी, ये दोनों से ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि आर्थो से ज़्यादा होगा और मेटा से ज़्यादा होगा। किस वजह से, तो इसकी संमितता अधिक होती है, और अधिक संमितता की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिसको एमपी आप बोलते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब थोड़ा सा नीचे के अथी पर आते हैं पॉइंट पर। तो हम लोगों ने इसके पहले हेलो एल्केन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हेलो एल्केन में, कि कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वह ध्रुवीय होता है, वह पोलर होता है। वजह, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होता है बनिस्पत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सापेक्ष। तो कार्बन पर क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और हेलोजन पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए इसके बीच का जो बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है, पोलर, और इसी पोलरिटी की वजह से ये अधिक क्रियाशील होता है, रासायनिक दृष्टिकोण से क्रियाशील होता है। अब इसमें आपको बताया गया होगा कि एटॉमिक साइज में वृद्धि के साथ साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। इसका मतलब है कि जो आप ऑर्गेनो हेलोजन यौगिक पढ़ते हैं उसमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड पोलर होता है, ये आपने देखा, और उसका जो स्ट्रेंथ है हेलोजन के आकार में वृद्धि के साथ घटेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, इसका जो ऑर्डर है, देखिए आयोडीन का आकार सबसे बड़ा, फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये किस चीज़ का ऑर्डर है, ये स्ट्रेंथ ऑर्डर। ये किस चीज़ का ऑर्डर है, ये स्ट्रेंथ ऑर्डर हुआ, ये इसके शक्ति का क्रम। इसका मतलब आयोडीन का सबसे कम, क्या सबसे कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और फ्लोरीन का सबसे अधिक। इसी तरह से इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर पर भी आइएगा, जब आप इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर पर भी आइएगा तो क्या देखिएगा कि यही क्रम रह जाएगा, इसके स्टेबिलिटी का भी यही क्रम रह जाएगा। और एक चीज़ यहाँ और आप दिमाग में रखें, ये आपका एल्किल है, अगर इसके जगह पर बेंजीन भी रहता, बेंजीन, और ये आप जोड़ते तो भी क्रम यही रहता। कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है कि आप यहाँ पर क्रम देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर आप हेलो एरिन में भी देख लीजिए, हेलो एरिन में, तो हेलो एरिन का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा ही चलेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका ऐसा ही चलेगा जो अभी आप देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर यही है। तो ये हो गया हेलो एरिन का, और ये हो गया हेलो एल्केन का। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर में भी जो हेलो एल्केन का रहता है वही हेलो एरिन का रहता है। यहाँ पर एक बात और आप समझ लीजिए कि इसका स्टेबिलिटी, एल्किल आयोडाइड का स्टेबिलिटी हुआ सबसे कम। तो जब ये एल्किल आयोडाइड है इसका स्टेबिलिटी सबसे कम हुआ, तो जब इसको गर्म किया जाता है, जब इसको गर्म किया जाता है, जब इस पर प्रकाश डाला जाता है, तो ये आयोडीन को मुक्त करता है। यहाँ से ये आयोडीन को मुक्त कर देता है, आयोडीन को रिलीज कर देगा, यही आयोडीन को रिलीज कर देता है, बिकॉज इसका स्टेबिलिटी कम होता है, किसका, एल्किल आयोडाइड का। तो जब इसको प्रकाश दिया जाएगा, जब इसको लाइट मिलेगा, जब प्रकाश की उपस्थिति में इसका विघटन होता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है और आयोडीन को रिलीज कर देता है, और आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, एल्केन। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्केन। तो ये इसके स्टेबिलिटी की वजह से होता है। तो अभी आपने देखा कि एल्किल आयोडाइड का स्टेबिलिटी कम होने की वजह से उसको प्रकाश की उपस्थिति जब मिलती है, जब प्रकाश उसको प्राप्त होता है, तो वह आयोडीन को रिलीज करता है और उसका कलर या तो भूरा होता है अथवा बैंगनी होता है। तो ये उसके स्टेबिलिटी के वजह से होता है। अब आप बराबर जीके के क्वेश्चन को सुनते होंगे, पायरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, फायर इंस्टिग्यूसर के रूप में किया जाता है। तो फायर इंस्टिग्यूसर या अग्निशामक के रूप में उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, कहने का मतलब है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हेलो एल्कीन
हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। तो हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका वाष्पशीलता कम होता है। किसका वाष्पशीलता कम होता है और किससे कम होता है? तो जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, कहने का सेंस है जो एल्केन है, CnH2n+2 जो आप करते हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन, वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन हुआ। और पेरेंट हाइड्रोकार्बन उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। और ये हो गया इसका डेरिवेटिव्स, जो हेलो बेंजीन और हेलो एरिन आप लोग पढ़ते हैं, तो ये हो गया उसका डेरिवेटिव्स। तो इसकी वाष्पशीलता कम होती है। इसका सेंस क्या है कि ये कम वाष्पशील होता है। दूसरा गप, आपने पहले के रिएक्शन में पढ़ा है कि मीथेन से आप क्या करते थे? सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते थे, तो उसका हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता था और उसके जगह पर कौन आते जाता था? क्लोरीन। जैसे जैसे इसका कंटेंट बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इसका प्रतिशत अमाउंट बढ़ते जाएगा, किसका? हैलोजन का, वैसे वैसे उसका दहनशीलता घटते जाएगा। किसका दहनशीलता घटते जाएगा? जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब पेरेंट हाइड्रोकार्बन का दहनशीलता ज़्यादा होता है, और ये जो आप हेलो एल्केन पढ़ते हैं, इसका दहनशीलता क्या होता है? कम। और जैसे जैसे हैलोजन का संख्या इसमें अधिक होगा, सपोज आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास मीथेन, ये हो गया पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन इन द सेंस इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। अब इससे आप हटाते हैं तो इसको हटाया, एक हैलोजन आया, 2 को हटाते 2 हैलोजन आता, 3 को हटाते 3 को हटाते तो 3 हैलोजन आता, 4 को हटा दिए तो 4 हैलोजन आया। इसका मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा हैलोजन है, और इसी हैलोजन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ते जाएगी और इस वृद्धि के साथ साथ ही इसकी दहनशीलता भी क्या होती जाएगी? घटते जाएगी। इसी वजह से जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से जाना जाता है, और इस पायरीन का प्रयोग किस चीज़ में होता है? अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जीएस के दृष्टिकोण से बढ़िया प्रश्न है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? तो पायरीन। पायरीन का कहाँ उपयोग होता है? तो क्या बोलिएगा? अग्निशामक के रूप में। ये प्रश्न है। तो अभी तक जो भी अभिक्रिया हम लोगों का था वह न्यूक्लियर था। हम लोगों ने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा, एक को हटाया जाता था दूसरे के द्वारा। अब आपका क्या आ जाएगा? अब आपका आ जाएगा एलिमिनेशन। अब जो रिएक्शन आपका आएगा वह होगा निराकरण अभिक्रिया, और इस निराकरण अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का पढ़िएगा। तो हेलो एरिन में भी आएगा और हेलो एल्केन में भी आएगा। इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? इस एलिमिनेशन रिएक्शन में एक बात आप याद रखिएगा कि एक है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा विलोपन, निराकरण इन द सेंस विलोपन। तो बीटा विलोपन अभिक्रिया वो 2 नंबर में बोर्ड मॉडल प्रश्न है, और जो आपको बीटा विलोपन अभिक्रिया अभी बताया जाएगा, तो उस बीटा विलोपन अभिक्रिया को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, उसमें कुछ चिन्ह लगा लीजिएगा ताकि आप ये आसानी से पहचान पाएँ कि ये पॉइंट हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट। अब सवाल ये है कि अल्फा, बीटा या गामा ये सब क्या है? तो ये सब कार्बन के पोजीशन का नाम, क्या कार्बन के, किस कार्बन के पोजीशन का नाम है? तो हैलोजन ग्रुप आप जहाँ पर जोड़ते हैं वो ग्रुप हो गया वो कार्बन, किस कार्बन से आपने किस ग्रुप को जोड़ा है उस सेंस में उसका नाम पड़ता है अल्फा, बीटा, गामा। तो जो हैलोजन परमाणु है, हैलोजन परमाणु को आप जिस कार्बन पर जोड़िएगा
तो जिस कार्बन पर जोड़िएगा वो हो गया आपका अल्फा। इसके बाद मान लीजिए कि हाइड्रोजन जोड़ते तो वो हो जाता अल्फा, और भी कोई चीज़ जोड़ते तो वो हो जाता अल्फा। उसके लेफ्ट या राइट। अब मान लीजिए कि हेलोजन परमाणु को आपने किसी कार्बन में जोड़ा है, थोड़ा सा इसको समझा जाए। मान लीजिए कि इस कार्बन में आपने हेलोजन को जोड़ा, अब इसके लेफ्ट या इसके राइट। मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन है, तो इस कार्बन को अब हम लोग बोलेंगे अल्फा। यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये जो हेलोजन है ये हो गया अल्फा हेलोजन। इसी टाइप से अगर यहाँ जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा, बीटा। इस टाइप से और चलते जाएंगे लेफ्ट, तो यहाँ पर अगर जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा, गामा। इन द सेम वे अगर हम राइट भी चलते तो यहाँ अगर जो कार्बन रहता, ये तो हो गया आपका अल्फा, ये तो हो गया आपका अल्फा। सेम कंडीशन से यहाँ क्या होता, बीटा, यहाँ क्या होता, गामा। और इसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा यहाँ पर क्या है, पोजीशन है कि किस पोजीशन पर आपने किस सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ा है, तो उसी के आधार पर उसका नाम पड़ जाता है अल्फा, बीटा और गामा। तो एल्किल हैलाइड आप जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं एल्किल हैलाइड। जनरल फार्मूला क्या होता है, RX। IUPAC नेम क्या होता है, हेलो एल्केन। तो एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन निकलेगा और हेलोजन निकलेगा, इससे ये निर्गत होगा, इससे ये निकलेगा और संगत एल्कीन का निर्माण करेगा। संगत एल्कीन का निर्माण करेगा मतलब जितना कार्बन वाला एल्किल हैलाइड होगा उतने कार्बन वाला एल्कीन बनेगा। और अब आप आ जाइए, आपको हम कन्वर्सन का बात बताते थे पिछले क्लास में कि आप एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाए। अब क्या होगा, अब होगा इसका उल्टा। अब एल्किल हैलाइड से क्या बनेगा, एल्कीन। और ये कन्वर्सन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिफाइंड टर्म में भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और एक व्हाट हैपेंस व्हेन वाला क्वेश्चन जब आएगा तो उसके लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कन्वर्सन पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड से कौन कौन निकलेगा, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन। हाइड्रोजन जो भी निकलेगा वो भी किसी पोजीशन से निकलेगा, अल्फा से या बीटा से या गामा से। हेलोजन भी जो निकलेगा वो भी किसी पोजीशन से निकलेगा, अल्फा या बीटा या गामा से। कहने का सेंस क्या है, एक H और एक X निकलेगा और बनाएगा क्या, संगत एल्कीन। जान रहे हैं आप एल्कीन, और इसी अभिक्रिया का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। इस एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का जो हेलोजन है और ये जो हाइड्रोजन है उसके पोजीशन के आधार पर इस अभिक्रिया का नाम अल्फा या बीटा या गामा पड़ता है। यह भी आपको कहा गया कि क्यों इसको अल्फा, बीटा, गामा एलिमिनेशन कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो एल्किल हैलाइड है वो किसी अल्कोहल या क्षार की उपस्थिति में, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हेलोजन जुटा है, आप हाइड्रोजन दे करके तो बॉन्ड पूरा कर लीजिएगा, हाइड्रोजन दे करके बॉन्ड पूरा कर लीजिएगा, इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट। यहाँ पर आप हाइड्रोजन को और एक्सटेंड कर लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आपका हाइड्रोजन, ये आपका रहा एल्किल हैलाइड, यह है आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड आपने लिया अभी और किसी क्षार की उपस्थिति में, और कौन सा क्षार ले रहा है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक का सिंबल आपको बताया गया था क्या, AlC, डॉट दे देंगे, इसका मतलब अल्कोहलिक, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी उपस्थिति में ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, डी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वी, हाइड्रो। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और हेलोजन निकलेगा। तो सवाल ये है कि कहाँ से कौन निकलेगा। तो आपके बीटा एलिमिनेशन
यहाँ पर जब बीटा एलिमिनेशन आप पढ़िएगा तो देखिएगा क्या होगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन इन द सेंस इसमें क्षार के द्वारा प्रोटॉन दैट मीन्स हाइड्रोजन, और ये जो आप एब्स्ट्रैक्शन देखते हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब वहाँ से निकलेगा, वहाँ से हटेगा। तो कहाँ से निकलेगा, तो बीटा कार्बन से, और जो हैलोजन आयन है और उसका बीटा कार्बन से होगा, और हैलोजन आयन जो निकलेगा उससे पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड तब फॉर्म होता है, आपको बताया गया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड में 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई। तो थोड़ा सा इस रिएक्शन को आप देखिए, क्या करना है, यहाँ से हैलोजन को हटाना है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना है, ये HX यहाँ से हटेगा। तो यहाँ से HX आप हटा के देखिए, हटा के देखिए, ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा, इस कार्बन को तो कुछ लेना देना नहीं है, ये कार्बन तो न अल्फा पोजीशन पर है न बीटा पोजीशन पर है, इसको सिर्फ लिख दीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप जैसे H हटाते हैं, यहाँ से आप H हटाए तो 1 H बचा यहाँ पर, और यहाँ से आप हेलोजन हटा दिए तो 2 H बचा। अब आप गौर कीजिए इस कार्बन पे, इस कार्बन का 2 बॉन्ड, इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन, कहने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। यही बना आपका एल्कीन, यही हुआ संगत एल्कीन, और इसी का नाम है बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब शेष चीज को आप यहाँ से जोड़ के लिख सकते हैं, ये जो H है वो H के साथ रिएक्ट करेगा, ये सब तो साइड प्रोडक्ट है, आप बहुत ज़्यादा इसको अहमियत नहीं दे सकते हैं। OH और H कर लेगा और K के साथ X कर लेगा, क्या बन जाएगा, KX। तो ये आपका क्या बन जाता है, संगत एल्कीन। और यहाँ पर आपने क्या किया, एल्किल हैलाइड से एल्कीन का निर्माण किया बीटा विलोपन अभिक्रिया के द्वारा। शेष रिएक्शन को हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।